वेलकम टू सीजी सिक्स हमारे साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का 14 चैप्टर, जिसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में हम लोग देखे कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे घूर्णन गति से। अब आगे हम लोग इसी से देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, यहाँ से देखिए पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के चारों ओर, देखिए पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है तथा इसे एक चक्कर पूरा करने में 365 मतलब 1/4 मतलब 1/4 दिन लगते हैं। अतः पृथ्वी की यह गति भी आवर्ती है जिसका आवर्तकाल इतना होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों के एक वर्ष के बेस पे होता है, 365 दिन के बेस पे। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर के बीच में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, लघु वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, तो जैसे कि आप लोग लघु चाप दीर्घ चाप करते हैं ना, उसी के बेस पे यहाँ पर लघु वृत्ताकार होता है और क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। चौथा कंटेंट में आप लोगों के पास ये चीज़ दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः भी घूर्णन गति करती रहती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष के परितः भी घूर्णन गति करती रहती है, जिसे एक घूर्णन पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं तथा इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। तथा इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, जो कि आवर्ती होती है, जिसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। जिसका आवर्तकाल कितने घंटा होता है, 24 घंटे होता है। जैसे कि हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल के बेस में पढ़ते हैं ना, उसी के बेस पे यहाँ पर है कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती रहती है तथा इसे एक चक्कर पूरा करने में 65 दिन के बेस पे लगते हैं। क्लियर। तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है भाई, चंद्रमा है। इसकी चक्कर लगाती है और ये आप लोगों की सूर्य के बेस पे लगाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता रहता है तथा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है, अतः चंद्रमा की यह गति भी आवर्ती होती है, जिसका आवर्तकाल लगभग 28 दिन है, 28 दिन है। क्लियर। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता रहता है तथा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है, अतः चंद्रमा की यह गति भी आवर्ती होती है, जिसका आवर्तकाल लगभग 28 दिन का होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता रहता है तथा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है, अतः चंद्रमा की यह भी गति आवर्ती होती है, जिसका आवर्तकाल लगभग 28 दिन के बेस पे होता है। तो यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता रहता है तथा एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन का समय लगता है, अतः चंद्रमा की यह भी गति आवर्ती गति होती है, जिसका आवर्त लगभग 28 दिन होता है। तो चंद्रमा का सूर्य के सापेक्ष जो होता है और चंद्रमा का जो पृथ्वी के सापेक्ष होता है, पृथ्वी के जो चंद्रमा के सापेक्ष होता है भाई, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो पृथ्वी है, उसी के प्रकार यहाँ पर चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, उसका उपग्रह है। तो बहुत सारे हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रहों की जो स्थिति होती है, उस ग्रहों के बेस पे जो सौरमंडल का हमारे पास जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसकी स्थिति को निराकरण भी इसी वृत्तीय गति के बेस पे होती है, जिसमें वृत्ताकार गति के बेस पे होती है, दीर्घ वृत्ताकार गति के बेस पे होता है और लघु वृत्ताकार गति के माध्यम से होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हमारा दोलनी गति या कंपन गति। हमारा आगे क्या है, दोलनी गति या कंपन गति। हम अभी पढ़ने वाले हैं दोलनी गति या कंपन गति। क्लियर। दोलनी गति या क्या बोला जाता है इस चीज को, कंपन गति। दोलनी गति या फिर कंपन गति, इस चीज को बोला जाता है दोलनी गति या फिर
कंपन गति, क्या बोला जाता है? कंपन गति। दोलनी गति या कंपन गति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोलनी गति या कंपन गति को हम लोग किस माध्यम से जानते हैं? तो इस माध्यम से जानते हैं, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, यदि कोई पिंड, मान लेते हैं यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, आवर्ती गति में, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर, एक ही पथ पर, एक ही पथ पर, एक ही पथ पर, एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु पर, मतलब साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के, साम्य स्थिति, साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, साम्य स्थिति या फिर माध्य स्थिति, साम्य स्थिति या फिर माध्य स्थिति के इधर उधर, माध्य स्थिति के इधर उधर, इधर उधर गति करता है, गति करता है, गति करता है, तो पिंड की गति, तो पिंड की गति, तो पिंड की गति, तो पिंड की गति, तो पिंड की गति कंपनिक गति कहलाती है, कंपनिक गति कहलाती है, मतलब कंपन गति या कंपनिक गति अथवा गति अथवा दोलनी गति कहलाती है, अथवा दोलनी गति कहलाती है, अथवा दोलनी गति कहलाती है। ठीक है, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु पर साम्य स्थिति या माध्य स्थिति की इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति काल्पनिक गति अथवा दोलनी गति कहलाती है। और यही पिंड के बेस पे जो होती है वो कंपन के माध्यम से होती है, वही एक दोलनी गति के माध्यम से एक कंपन के बेस पे होती है या फिर दोलनी गति के माध्यम से होती है, जो कि आप लोग इसको आवर्तकाल और आवृत्ति के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। क्लियर? तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है, किसके बेस में बोला जा रहा है? दोलनी गति के बेस पे बोला जा रहा है कि दोलनी गति या कंपन गति किस बेस पे होता है या किस बेसिस पे होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, दोलनी गति या कंपनिक गति के बेस पे बोला गया है। यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर, एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के, एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के अर्थात उसकी साम्य स्थिति या माध्य स्थिति की, उसकी साम्य स्थिति या उसकी माध्य स्थिति के इधर उधर, साम्य स्थिति के या माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, गति करता है, तो पिंड की गति, तो पिंड की गति कंपनिक गति कहलाती है। तो पिंड की गति क्या कहलाती है? कंपनिक गति कहलाती है, अथवा क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है, अथवा क्या कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। तो आप लोगों को पूछा जाता है भाई कि दोलन गति या कंपन गति क्या है? आपको ये पूछा जाता है कि दोलन गति, कंपन गति क्या है? दोलन गति किसको कहते हैं? कंपन गति किसको कहते हैं? कंपन गति क्या है? दोलन गति क्या है? दोलन गति को समझाइए, कंपन गति को समझाइए, दोलन गति को परिभाषित कीजिए, कंपन गति को परिभाषित कीजिए, टिप्पणी लिखिए, कंपन गति क्या है? दोलन गति क्या है? दोलन गति को हम लोग किस तरीके से व्याख्या करते हैं? दोलन गति को संक्षेप में बताइए, कंपन गति को संक्षेप में समझाइए, वास्तव में दोलन गति होती क्या है, वास्तव में कंपन गति होती क्या है, कंपन गति का विवरण हम किस तरीके से देते हैं, कंपन गति का व्याख्या हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन को टर्निंग क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका आंसर रहेगा भाई कि यदि कोई पिंड अपनी आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है मतलब इस तरीके से साम्य स्थिति है आप लोगों का,
ये आप लोगों के साम्य स्थिति बोला जाता है, या इस चीज़ को क्या बोला जाता है, माध्य स्थिति। इधर गति किया, फिर इधर गति किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ गति करेगा, फिर साम्य स्थिति के इधर गति करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर साम्य स्थिति के बायां गति करेगा, एक बार बायां तरफ जाएगा, एक बार दायां तरफ जाएगा, एक बार बायां तरफ जाएगा, एक बार दायां तरफ जाएगा, एक बार दायां तरफ जाएगा, एक बार बायां तरफ जाएगा, एक बार बायां तो एक बार दायां, एक बार दायां तो बायां, बायां तो दायां तो दायां तो बायां, बायां तो बायां तो दायां तो दायां, बायां प्लस दायां तो बायां जाएगा, अपने साम्य स्थिति के, अपने माध्य स्थिति के लेफ्ट साइड में जाएगा, या तो राइट साइड में जाएगा, या तो राइट साइड में जाएगा, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा, या तो राइट साइड में जाएगा, या फिर राइट साइड में जाएगा, या तो लेफ्ट साइड में जाएगा भाई। तो इस तरीके से देखिए, ये आप लोगों का इस तरीके से लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर इधर राइट साइड हो जाएगा। अगर इधर को राइट साइड ये मानेगा तो यहाँ से आपकी लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यह अपने माध्य स्थिति के, अपने साम्य स्थिति के एक बार इधर जाएगा बायां तरफ, तो एक बार जाएगा दायां तरफ, एक बार बायां तरफ जाएगा तो एक बार दायां तरफ जाएगा, एक बार दायां तरफ जाएगा तो एक बार बायां तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी उसको माध्य स्थिति में, अपने माध्य स्थिति में, अपनी साम्य स्थिति में आना ही पड़ेगा। साम्य स्थिति से ही वह इधर उधर जा सकता है। और इसी स्थिति को, इसी गति को, इसी दोलनी गति को, इसी कंपन, इसी प्रकार की कंपन गति को हम लोग कंपन गति के नाम से जाना जाता है, दोलन गति के नाम से जाना जाता है। कंपन गति और दोलन गति एक ही प्रकार की गति होती है, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि दोलनी गति या कंपन गति, यदि कोई पिंड आवर्ती गति में, आवर्ती का मतलब होता है बार बार उसी चीज को रिपीट करना, बार बार उसी चीज को रिपीट करना, बार बार उसी चीज को रिपीट करना, वही के वही बात को बार बार रिपीट करना, तू मैं तू, इस तरीके से, ठीक है। तो यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है, तो वह पिंड के कंपनिक गति या दोलनी गति के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग दोलनी गति भी कहते हैं। तो ये था आपका दोलनी गति या कंपन गति, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं भाई, आगे हमारा क्या है, परिभाषा के बेस पे तो साम्य स्थिति माध्य स्थिति के बेस पे है। तो परिभाषा के माध्यम से देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है कि यदि माध्य स्थिति या साम्य स्थिति किसको बोला जाता है, इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है भाई। तो चलिए क्या दिक्कत है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट अब हमारे पास दिया गया माध्य स्थिति या साम्य स्थिति, यहाँ पर दिया गया है माध्य स्थिति या साम्य स्थिति, माध्य स्थिति या साम्य स्थिति, यहाँ पर दिया गया है माध्य स्थिति या क्या दिया गया है, साम्य स्थिति दिया गया है भाई। इसको माध्य स्थिति बोला जाता है या फिर क्या बोला जाता है, साम्य स्थिति। या तो साम्य स्थिति बोल सकते हैं, या तो माध्य स्थिति, या तो माध्य स्थिति बोल सकते हो, या तो साम्य स्थिति, या तो साम्य, या तो माध्य, या तो माध्य, या तो साम्य, या तो साम्य, या तो माध्य, या तो माध्य, या तो साम्य। दो तरीके से इसको बोला जाता है, या तो साम्य स्थिति बोल सकते हैं, या तो माध्य स्थिति बोल सकते हो। जो आपको ईजी लगता है भाई उसी चीज को यहाँ पर बोलिए। तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के बारे में हम लोग यहाँ पर परिकल्पना करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, किस गति में भाई, दोलनी गति में, किस गति में भाई, दोलनी गति में। कौन सी गति भाई, तो दोलनी गति में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो साम्य स्थिति के बारे में। साम्य स्थिति को क्या बोला जाता है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति को क्या बोला जाता है, साम्य स्थिति। साम्य स्थिति को क्या बोला जाता है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति को क्या बोला जाता है, साम्य स्थिति। ये दोनों के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दोलनी गति के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग को डेफिनेशन किसका जाना है भाई, माध्य स्थिति का जाना है, साम्य स्थिति का। दोनों एक ही प्रकार की होती है भाई, या तो माध्य स्थिति बोलो बीच का, या तो साम्य स्थिति साम्यावस्था की स्थिति होती है, या तो मध्यावस्था की स्थिति, उसी को आपको साम्य स्थिति बोला जाता है, उसी को आपकी माध्य स्थिति बोला जाता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि दोलनी गति में जिस निश्चित, किस गति में, दोलनी गति में, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु पर, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, 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 जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु, कितने ओर, दोनों ओर वस्तु, कितने ओर, दोनों ओर वस्तु, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है। कितने ओर वस्तु दोलन करती है, दोनों ओर वस्तु दोलन करती है। वस्तु क्या करती है, दोलन करती है। किधर करती है, दोनों तरफ करती है। बाएं तरफ करती है या दाएं तरफ करती है, तो बाएं तरफ भी करती है, दाएं तरफ भी करती है। माध्य स्थिति के आगे भी करती है, पीछे साइड भी करती है, बाएं पक्ष में भी करती है, दाएं पक्ष में भी करती है, दाएं पक्ष में भी करती है, बाएं पक्ष में, एलएचएस में भी, आरएचएस में भी, वाम पक्ष में भी, दक्षिण पक्ष में भी, वामावर्त भी, दक्षिणावर्त भी, दक्षिणावर्त भी, वामावर्त भी, बायां पक्ष भी, दायां पक्ष भी, दायां पक्ष भी, बायां पक्ष भी, वामावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त, वामावर्त, दक्षिणावर्त,
दक्षिणावर्त वामावर्त बायां पक्ष दायां पक्ष दायां पक्ष बायां पक्ष LHS RHS RHS LHS बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की गति करती है। तो हम लोग जान रहे हैं भाई माध्य स्थिति साम्य स्थिति की। बार बार मैं एक ही चीज को बार बार कंटेंट को बोल रहा हूँ, मतलब इसका मतलब है कि आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ। इसका बार बार बोलने के यही पर्पस है, अगर कोई भी चीज को अगर आप एक से अधिक बार उच्चारण करते हैं तो आपके माइंड में वो सेट होने लगता है। आपका अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क दोनों काम करने लगते हैं। और जब भी आप लोग लिखते हैं तो नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा भाई। तो इसी के बेस में हम लोग देख रहे हैं माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के बारे में जान रहे हैं। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, किस गति में भाई? तो दोलनी गति में। किस गति में? दोलनी गति में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माध्य स्थिति के बारे में। माध्य स्थिति को क्या बोला जाता है? साम्य स्थिति। साम्य स्थिति को क्या बोला जाता है? माध्य स्थिति। ये दोनों किस गति में गति करते हैं भाई? तो दोलनी गति में करते हैं। तो किस बिंदु पर? जिस निश्चित बिंदु पर। किस बिंदु पर? निश्चित बिंदु पर। वस्तु किसकी ओर गति करती है? दोनों ओर करती है। मतलब LHS तो RHS RHS तो LHS, बायां तो दायां दायां तो बायां वामावर्त तो दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त तो वामावर्त, दायां पक्ष तो बायां पक्ष बायां पक्ष तो दायां पक्ष। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, वह बिंदु वस्तु की, वह बिंदु वस्तु की भाई, वह बिंदु वस्तु की, वह बिंदु वस्तु की। ये बिंदु कोई लड़की नहीं है भाई, इसको मैं मैथमेटिक्स में बता चुका हूं भाई कि बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, बस इसको हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, आगे तो पीछे तो पीछे तो आगे तो दायां तो बायां तो बायां तो दायां तो वामा तो दक्षिणा तो LHS तो RHS तो RHS तो LHS तो LHS तो RHS तो वामा तो दायां तो बायां तो बायां बायां तो बायां दायां तो दायां, इस तरीके से ये गति करती रहती है। क्लियर? तो उसी बेस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति की, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति, साम्य स्थिति, बीच की स्थिति, बीचों बीच वस्तु की माध्य स्थिति या वस्तु की माध्य स्थिति या वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। यह क्या कहलाती है? साम्य स्थिति कहलाती है। माध्य स्थिति कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? साम्य स्थिति कह सकते हो। ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति के माध्यम से आता है। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन गति करती है, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, किस गति में भाई? दोलनी गति में। दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि माध्य स्थिति क्या होती है, साम्य स्थिति क्या होती है? साम्य स्थिति को समझाइए, माध्य स्थिति को समझाइए। वास्तव में माध्य स्थिति की प्रवृत्ति क्या होती है, साम्य स्थिति की प्रवृत्ति क्या होती है? साम्य स्थिति को संक्षेप में बताइए, माध्य स्थिति को संक्षेप में बताइए। माध्य स्थिति की प्रकीर्णन किस तरीके से होती है, साम्य स्थिति की प्रकीर्णन किस तरीके से होती है, दोनों का व्यवहार किस तरीके से होता है? तो दोनों की गति एक जैसी होती है भाई, दोनों एक ही चीज है। इनका दो अलग अलग नाम होता है। जैसे कि आपको घर में दो तरीके से नाम में बुलाया जाता है, बाकी इंसान तो आप वही हो ना, उसी प्रकार माध्य स्थिति बोलो या साम्य स्थिति बोलो, या साम्य स्थिति बोलो या माध्य स्थिति बोलो, माध्य बोलो या साम्य बोलो, दोनों एक ही प्रकार की है। उसमें यहाँ पर इस चीज को बोला जा रहा है कि दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु की, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है। ये देखिए दोलनी गति के जिस ओर, इधर भी करेगा इधर भी करेगा, फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा, बायां तो दायां तो दायां तो बायां, बायां तो बायां तो दायां तो दायां, बायां तो दायां, LHS तो RHS तो RHS तो LHS, बायां पक्ष तो दायां पक्ष, दायां पक्ष तो बायां पक्ष। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है, वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। वह वस्तु की क्या कहलाती है? माध्य स्थिति कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है? साम्य स्थिति कहलाती है। तो दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु
दोलन करती वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहलाती है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है भाई माध्य स्थिति क्या होती है, साम्य स्थिति क्या होती है। माध्य स्थिति को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, साम्य स्थिति को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, वास्तव में साम्य स्थिति क्या होती है, वास्तव में माध्य स्थिति क्या होती है। तो आपकी डेफिनेशन यही होनी चाहिए भाई कि दोलनी गति में जिस निश्चित बिंदु के दोनों ओर वस्तु दोलन करती है वह बिंदु वस्तु की माध्य स्थिति या वस्तु की साम्य स्थिति कहलाती है। तो ये हमारा परिभाषा फर्स्ट नंबर का था, जिसमें हम लोगों ने देखा माध्य स्थिति और साम्य स्थिति के बारे में। तो माध्य स्थिति बोलो या फिर साम्य स्थिति बोलो। दूसरा जानते हैं भाई आवर्तकाल या दोलन काल, टाइम पीरियड जिसको बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे आवर्तकाल या दोलन काल के बारे में। इसी को बोला जाता है आवर्तकाल या इसी को बोला जाता है दोलन काल। तो एक ना काम है, दोनों का दो नाम है भाई, लेकिन एक ही काम है भाई, दो नाम है भाई, एक ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे आवर्तकाल या दोलन काल, आवर्तकाल या फिर दोलन काल। इस चीज को बोला जाता है आवर्तकाल भी बोल सकते हो भाई या फिर दोलन काल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आवर्त का मतलब होता है बार बार और दोलन करना मतलब बार बार रिपीट करना, बार बार उसी चीज को रिपीट करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से पहले जगह आना, पहले से दूसरे जगह जाना, दूसरे जगह से पहले जगह आना। LHS टू LHS, RHS टू LHS, LHS टू RHS, बायां तो दायां तो दायां तो बायां, वाम तो दक्षिण तो वाम। क्लियर। तो आवर्तकाल या दोलन काल जिसको हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। इसको टाइम पीरियड भी बोला जाता है, मतलब समय काल बोला जाता है इसको, टाइम पीरियड समय काल के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो आवर्तकाल या दोलन काल क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं बार बार उसी के बेस पे आवर्ती गति करना। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए दोलन करने वाली वस्तु को, दोलन करने वाली वस्तु को, दोलन करने वाली वस्तु को, यहां से लिखिए दोलन करने वाली वस्तु को, क्या करने वाली वस्तु को, दोलन करने वाली वस्तु को। वस्तु क्या करती है, दोलन करती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवर्तकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, आवर्तकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, तो दोलन काल बोला जाता है। टू वे टीचिंग होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्लास 6, 7, 8 के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बाकी ऐसा नहीं, जितना माइंड को आपको सेट कराया जाएगा, क्योंकि वन वे टीचिंग में मैं केवल बोल दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ इस तरीके से बोला जाए कि आपको सुनने पे मजबूर हो जाए, आप उसको याद करने में विवश हो जाए भाई। नहीं तो इसको तो मैं एक लाइन में ही पढ़ करके इसको फिनिश कर सकता हूं, लेकिन ऐसा पढ़ाई क्या मतलब का जब आपको समझ ही ना आए। तो आवर्तकाल या दोलन काल के माध्यम से हम लोग ये जान रहे हैं कि दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु, क्या करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु, क्या करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु, क्या करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन, एक दोलन ना, एक दोलन, एक दोलन या फिर एक दोलन या एक दोलन या एक कंपन पूर्ण, एक कंपन पूर्ण। यहां पर कंपन गति दोलनी गति पढ़े ना, दोनों के एक ही बेस पे फर्स्ट डेफिनेशन के बेस पे। तो दोलन या एक कंपन पूर्ण, दोलन या एक कंपन पूर्ण, दोलन या एक कंपन पूर्ण, दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है, करने में जितना समय लगता है, करने में करने में जितना समय लगता है, करने में जितना समय लगता है। क्लियर। तो दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है। आई रिपीट, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उस वस्तु के, 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 उसे उस वस्तु के दोलन का, उसे उस वस्तु के दोलन का, उसे उस वस्तु के दोलन का दोलन काल या आवर्तकाल कहते हैं। दोलन काल या आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोला जाता है, दोलन काल या फिर क्या बोला जाता है भाई, आवर्तकाल बोला जाता है। या तो दोलन काल बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो भाई, आवर्तकाल बोल सकते हो। या तो आवर्तकाल बोल सकते हो या फिर दोलन काल बोल सकते हो, या तो दोलन काल बोल सकते हो तो आवर्तकाल। इसको टी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसे टी से क्या किया जाता है भाई, तो प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल या दोलन काल को किससे
प्रदर्शित किया जाता है? तो टी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो टी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उस वस्तु के दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे टी से निरूपित किया जाता है, इसे टी से अभिव्यक्त किया जाता है, इसे टी से प्रकट किया जाता है, इसे टी से दर्शाया जाता है, इसे टी से डिनोट किया जाता है। या तो डिनोट किया जाता है, या तो प्रदर्शित किया जाता है, या तो अभिव्यक्त किया जाता है, या तो दर्शाया जाता है, या तो प्रकट किया जाता है, या निरूपित किया जाता है। कोई भी अपने भाषा में इस चीज को बोल सकते हो भाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्त काल या दोलन काल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? आवर्त काल या दोलन काल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर भाई? आवर्त काल या दोलन काल। तो दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है, दोलन करने वाली वस्तु को एक दोलन या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उस वस्तु के दोलन का दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। उसे उस वस्तु का दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है, इसको टी से अभिव्यक्त किया जाता है, इसको टी से दर्शाया जाता है, इसको टी से निरूपित किया जाता है, इसको टी से अभिव्यक्त किया जाता है, इसको टी से प्रकट किया जाता है, इसको टी से डिनोट किया जाता है। कई प्रकार से अपनी भाषा में इस चीज को जान सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन देखते हैं। आवर्ती गति बार बार रिपीटिशन होने वाला ये गति है भाई, आवर्ती गति। हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई? आवर्ती गति। अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं? आवर्ती गति के बारे में जानने वाले हैं। अब हम किसके बारे में जानने वाले हैं? तो आवर्ती गति के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं हम लोग आवर्ती गति के बारे में। आवर्ती गति क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। देखिए आवर्ती गति वास्तव में होती क्या है इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानना है भाई। पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना है हमको। यहाँ पर हमारे किसके बारे में जानना है? पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना है हमको। किसके बारे में जानना है? पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना है हमको। किसके बारे में जानना है? पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना है हमको। किसके बारे में जानना है? पीरियोडिक मोशन के बारे में जानना है। तो आवर्ती गति में वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति स्वयं को दोहराती है आवर्त काल कहलाती है। इसका मात्रक इसका मात्रक होता है सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। जैसे कि आप लोग पद्धति जो पढ़ते थे, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, एपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जो पढ़ते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग में होता है। जिस तरीके से हम लोग सीजीएस पद्धति पढ़ते थे, एमकेएस पद्धति पढ़ते थे, एफपीएस पद्धति पढ़ते थे, एसआई पद्धति पढ़ते थे, फुट पाउंड सेकंड पद्धति पढ़ते थे, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति पढ़ते थे, मीटर ग्राम सेकंड से पद्धति पढ़ते थे, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति पढ़ते थे, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग इस चीज को पढ़ते थे। तो उसी के बेसिक पे यहाँ पर बताया गया है कि आवर्ती गति के माध्यम से हम लोग देखेंगे आवर्ती गति में वह न्यूनतम समय अंतराल, आवर्ती गति में वह न्यूनतम समय अंतराल भाई, आवर्ती गति में तो जैसे कि हम लोग दोलनी गति के बारे में, आवर्ती गति के बारे में जान रहे थे, तो आवर्ती गति में वह न्यूनतम समय अंतराल, आवर्ती गति में वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति स्वयं को बार बार दोहराती है। गति स्वयं को क्या करती है? बार बार दोहराती है, उसको हम लोग आवर्त काल कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है। जिस तरीके से हम लोग मीटर सेकंड पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं, एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में पढ़ते हैं, और किसके पद्धति के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं? सीजीएस पद्धति में पढ़ते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में पढ़ते हैं, एपीएस पद्धति में पढ़ते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति के में पढ़ते हैं हम लोग, एसआई पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पे हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। तो दोनों सेकंड अंतराल के बेस पे हम लोग दोनों के चीज के बारे में जब हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं, तो आप लोगों के बेस पे जब भी आप उसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के बेस में भी पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के बेस पे वो किस तरीके से आता है, आवर्ती गति के माध्यम से वो किस तरीके के बेस पे आता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं, जो कि सिस्टम के अंतराल में होता है, सिस्टम के बेसिस पे होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग भी होता है। तो दोनों के बीच में जब ये दोनों चीजें आती है तो वह उसके समय अंतराल के बेस पे किस तरीके से होती है, वे एक दूसरे पर किस तरीके से डिपेंडेबल रहती है, उस डिपेंडेबल के बेस पे हम लोग उस चीज को जानते हैं, जो कि आप लोगों के बेस पे आता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट में हम लोग सीजीएस पद्धति के बारे में जो पढ़ते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में मापन में क्लास 11 में सेकंड चैप्टर में आप लोग इस चीज को पढ़े हो। एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति के बेस पे पढ़ रहे थे, और थर्ड में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति के माध्यम से जो पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग जब फोर्थ नंबर पे हम लोग देखते थे तो एसआई पद्धति, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आप लोग जो पढ़ते थे, उसी के अकॉर्डिंग में होता था। तो उसी के बेस पे यहाँ पर आवर्ती गति के माध्यम से हम लोग पढ़े कि वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात
गति स्वयं को दोहराती है। वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति स्वयं को दोहराती है आवर्तकाल कहलाती है। इसका मात्रक सेकेंड होता है। मतलब जो आप लोगों को जैसे कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन होता है, 365 दिन का 1 वर्ष होता है, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, 7 सप्ताह का 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, और 4 सप्ताह का कितना होता है 1 महीना होता है। ठीक है, 28 दिन एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में आपका 365 होता है, बाकी में 366 दिन के बेस पे आप लोग लीप वर्ष जब होता है तो 28 29 हो जाता है, तो 366 दिन हो जाता है, बाकी में 365 एक वर्ष में 365 दिन ही होता है, इसको माना जाता है। लेकिन 4 साल के बाद जो फरवरी का जो मंथ रहता है 28 29 हो जाता है। क्लियर, तो उसी के बेसिस पे ये आप लोगों का 1 दिन बढ़ता है तो 366 हो जाता है। क्लियर, तो आवर्तकाल या दोलन काल के माध्यम से जब भी आप लोगों को पूछा जाता है तो आवर्तकाल भी उसी चीज को बोला जाता है और दोलन काल भी उसी चीज को बोला जाता है। आपको पूछा जाएगा कि दोलन काल क्या है, तो दोलन काल भी वही है और आवर्तकाल भी है, आवर्तकाल भी वही है, दोलन काल भी वही है, दोलन काल भी वही है, आवर्तकाल भी वही है। क्लियर, तो चलिए इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं। आगे का कंटेंट क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी में बातचीत हो रही है, आपका डेसिबल कितना है, किस फ्रीक्वेंसी पे साउंड आ रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पर आप साउंड सुन रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर म्यूजिक अच्छा होता है, किस फ्रीक्वेंसी पर म्यूजिक आपको जैसे बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर की जो हर एक चीज होती है वो अच्छी लगती है, लेकिन जब भी पास जाते हैं तो उसमें कर्कशता आ जाती है, उसमें कड़वाहट आ जाती है। आप लोग हिंदी में भी पढ़े दूर के ढोल सुहाने होते हैं, एग्जाम में आता था। तो उसी के बेस पे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर कुछ भी फ्रीक्वेंसी एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी उसकी उत्कृष्टता के आधार पर होती है तो वो चीज हमें अच्छी लगती है, चाहे वह साउंड होगा या चाहे डीजे का हो या होम थिएटर का हो, किसी का भी हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पर हमको साउंड अच्छे तरीके से सुनाई देती है। डेसिबल के बेस पे जो हम लोग जैसे किस डेसिबल पे हम लोग बात करना चाहें, ज्यादा कम पास दूरी पर है कोई इंसान, हम लोग जोर जोर से बोल रहे हैं भाई तो उसको अच्छी थोड़ी लगेगा वो। उसी प्रकार इतना डेसिबल में बात करो कि सामने वाले को भी वो अच्छा लगे। तो इसी प्रकार हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आवृत्ति के बारे में, जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। आवृत्ति को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। आवृत्ति को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो चलिए यहां पर लिखते हैं भाई फ्रीक्वेंसी, जिसको बोला जाता है आवृत्ति, जिसको क्या बोला जाता है आवृत्ति, जिसको क्या बोला जाता है आवृत्ति, और इसको क्या बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, क्या बोला जाता है भाई फ्रीक्वेंसी, और हिंदी में क्या बोला जाता है आवृत्ति। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवृत्ति। तो किसके बारे में जानने वाले हैं, आवृत्ति के बारे में। किसका परिभाषा जानने वाले हैं, आवृत्ति। किसका परिभाषा लिखने वाले, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति को कैसे समझाइए, आवृत्ति किस प्रकार है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको केवल एक प्रकार से देना है। दोलन करते हुए कोई वस्तु, क्या करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए वस्तु, क्या करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए वस्तु। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए भाई, दोलन। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, दोलन, दोलन करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए कोई वस्तु, दोलन करते हुए कोई वस्तु, दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में, 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 1 सेकंड में दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन, जितना दोलन, कितना दोलन, जितना दोलन, कितना दोलन, तो जितना दोलन। ठीक है, तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन, या कंपन, या फिर क्या बोला जाए भाई कंपन। तो यहां पर पूछा जाएगा कि दोलन करते हुए कोई वस्तु, क्या करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए कौन, वस्तु, वस्तु क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, दोलन कौन कर रहा है, वस्तु कर रहा है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। दोलन करते हुए वस्तु, क्या करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए वस्तु, वस्तु क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, दोलन कौन कर रहा है, वस्तु कर रहा है। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन, जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। क्या पूर्ण कर लेती है, दोलन पूर्ण कर लेती है। क्या पूर्ण कर लेती है, दोलन या कंपन। क्या पूर्ण कर लेती है भाई, दोलन या कंपन। दोलन या कंपन को क्या कर लेती है, पूर्ण कर लेती है। कौन पूर्ण कर लेती है, कोई वस्तु। क्या करते हुए, दोलनी गति करते हुए। कौन क्या कर रहा है, कोई वस्तु। वो कोई वस्तु क्या कर रहा है, दोलनी गति कर रहा है। दोलनी गति कौन कर रहा है, कोई वस्तु। कितना कर रहा है भाई, 1 सेकंड में। कितना कंपन है, जितना कंपन, 1 सेकंड में जितना कंपन या दोलन क्या कर रहा है, पूर्ण कर ले रहा है। जितना दोलन या कंपन क्या कर रहा है, पूर्ण कर ले रहा है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है यहां पर रिपीटेशन के मोड में कि भाई दोलन करते हुए कोई वस्तु, क्या करते हुए वस्तु, दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, दोलन करते हुए कोई वस्तु, क्या करते हुए कोई वस्तु, दोलन
करते हुए कौन वस्तु कितने सेकंड में, 1 सेकंड में क्या करता है, दोलन करता है। क्या करता है, दोलन करता है, जिसके दोलन या कंपन क्या करता है, 1 सेकंड में जितना बार पूर्ण कर लेता है या कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन करता है, जितना दोलन या कंपन करता है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में क्या दोलन करते हुए, कौन वस्तु। तो उसी चीज को बोला जा रहा है, दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं जी, आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू, एन या एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन से किसको प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। एन क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति क्या है, एन है। एन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्ति को। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। या न्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। या किससे प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। या किससे प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। या फिर हम लोग इसे किससे प्रदर्शित किया कर सकते हैं, इसे न्यू से भी दर्शाया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कितने भी भाषा में इस चीज को आप लोग बोल सकते हैं। इतना रिपीटिशन मोड में आप लोगों को बता रहा हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम में। क्लियर। तो आवृत्ति को न्यू से दर्शाया जाता है, एन से दर्शाया जाता है और एफ से भी दर्शाया जाता है। तो एफ से व्यक्त किया जाता है, लिखिए एफ से व्यक्त किया जाता है। एफ से क्या किया जाता है भाई, व्यक्त किया जाता है। एफ से क्या किया जाता है भाई, तो एफ से व्यक्त किया जाता है। एफ से क्या किया जाता है, तो एफ से व्यक्त किया जाता है। एफ से क्या किया जाता है, तो एफ से व्यक्त किया जाता है। एफ से क्या किया जाता है, तो एफ से व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है। दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे अभिव्यक्त किया जाता है, न्यू से अभिव्यक्त किया जाता है। इसे किससे अभिव्यक्त किया जाता है, न्यू से अभिव्यक्त किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एफ से व्यक्त किया जाता है। एफ से प्रदर्शित किया जाता है, न्यू से व्यक्त किया जाता है। न्यू से अभिव्यक्त किया जाता है, न्यू से प्रकट किया जाता है, न्यू से दर्शाया जाता है, न्यू से अभिव्यक्त किया जाता है। बहुत सारे वर्ड हैं जिसको अपने शब्दों के बेस पे आप लोग इसको निराकरण कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन या एफ से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक यहां पर देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, तो हर्ट्ज होता है। तथा इसे एच और जेड से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, एच और जेड से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे एच और जेड से व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। किससे, एच और जेड से। इसे एच और जेड से दर्शाया जाता है। किससे क्या किया जाता है, तो एच और जेड से इसको दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है। इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है, साइकिल्स पर सेकंड। इसे चक्र प्रति सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे चक्र प्रति सेकंड, इसे चक्र प्रति सेकंड, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है। इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है। तथा इसको सीपीएस द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसे किससे द्वारा व्यक्त किया जाता है, सीपीएस मींस साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। क्लियर। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं
आवृत्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है भाई? आवृत्ति को किससे दर्शाया जाता है भाई? आवृत्ति क्या है भाई? आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, आवृत्ति को समझाइए, आवृत्ति को संक्षेप में बताइए। ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या लिखोगे भाई कि आवृत्ति दोलन करते हुए कोई वस्तु, क्या करते हुए वस्तु? दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कौन? कोई वस्तु। क्या करते हुए? दोलन करते हुए। क्या करते हुए? दोलन करते हुए। दोलन करते हुए कोई वस्तु। क्या करते हुए वस्तु? दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में जितना दोलन। यह कंपन पूर्ण कर लेती है। यह कंपन क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। यह कंपन क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है। दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है। क्या कर लेती है? दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है। क्या कर लेती है? पूर्ण कर लेती है। उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। इसे न्यू या एन या एफ से व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे एच और जेड से व्यक्त किया जाता है तथा इसे चक्र प्रति सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे चक्र प्रति सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड या के नाम से जाना जाता है तथा इसको सीपीएस द्वारा व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो दोलन करते हुए कोई वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन या कंपन पूर्ण कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू या एन तथा एफ से व्यक्त किया जाता है। 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है, न्यू, एन या एफ या सीपीएस। क्लियर? तो ये हमारा था आवृत्ति। अब चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। आगे का कंटेंट क्या है? यदि वस्तु की गति आवर्ती हो, बोल रहा है भाई, यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। कोई भी वस्तु है, चाहे वह पिंड ए हो, चाहे पिंड बी हो, चाहे वस्तु ए हो, चाहे वस्तु बी हो, चाहे वस्तु सी हो, चाहे वस्तु डी हो, चाहे वस्तु ई हो, चाहे वस्तु एफ हो, चाहे वस्तु जी हो, चाहे एच हो, चाहे ए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जो एटसेट्रा जो भी हो भाई, यदि वस्तु की गति आवर्ती हो, कोई भी वस्तु है जिसकी गति क्या हो? आवर्ती हो, मतलब बार बार उसी को रिपीट मोशन में रहता है वो भाई, बार बार उसी रिपीट मोशन में रहता है, तो उसी चीज को बोला जा रहा है यदि वस्तु की गति आवर्ती हो। यदि वस्तु की गति आवर्ती हो, यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड, तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड, तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड, तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड होने वाले आवर्ती गतियों की संख्या, होने वाले आवर्ती गतियों की संख्या, होने वाले आवर्ती गतियों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यदि वस्तु की गति आवर्ती हो, यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। यदि वस्तु की गति क्या हो? आवर्ती हो। यदि वस्तु की गति आवर्ती हो तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड, तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड, तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड होने वाले आवर्त गतियों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। यदि वस्तु की गति आवर्ती हो तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड होने वाले आवर्त गतियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवर्ती कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आवर्ती गति के माध्यम से कि यदि वस्तु की गति आवर्ती हो तो आवर्ती गति में प्रति सेकेंड होने वाले आवर्त गतियों की संख्या को उसकी क्या बोला जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है आवृत्ति क्या है बोल के, तो आप लोग इसको इस तरीके से आप लोग उसको परिभाषित करेंगे, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बेस पे है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो दोनों के बीच में किस तरह के संबंध होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से, इस चीज को यहाँ पर आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जानते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। तो चलिए ये यहाँ पर रिलेशन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध को देखते हैं, एवं आवर्तकाल में संबंध, एवं आवर्तकाल में संबंध को देखते हैं, एवं आवर्तकाल में संबंध को देखते हैं। ठीक है,
आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध को यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है। आवर्तकाल में संबंध को देखते हैं, ये किस तरीके से होता है, क्लियर। चलिए तो यहाँ से हम लोग जानते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध ये किस तरीके से होता है, ये किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का दोलन काल, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का दोलन काल t तथा आवृत्ति न्यू है, अतः आवर्तकाल की परिभाषा से, आवर्तकाल की परिभाषा से हम लोग यहाँ से जानते हैं, आवर्तकाल की परिभाषा के बेस पे हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो उसी को बोला जा रहा है कि माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का दोलन काल, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का दोलन काल, माना कि दोलन करते हुए किसी वस्तु का दोलन काल t तथा आवृत्ति न्यू, t तथा आवृत्ति न्यू है, अतः आवर्तकाल की परिभाषा से जब हम लोग जानते हैं तो क्या होता है कि जो आवर्तकाल के बेस पे होता है आपका आवर्तकाल t के माध्यम से जो होता है भाई, टी के माध्यम से, और जो आवृत्ति होती है वह आवर्तकाल का क्या होता है, अपोजिट होता है। आवृत्ति बराबर 1/t होता है, मतलब न्यू इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। और न्यू इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों में उचित संबंध होता है जो कि आवर्तकाल के बेसिस पे होता है, आवर्तकाल टी के बेस पे होता है, और ये आवृत्ति 1/t के बेस पे होता है, न्यू इक्वल टू 1/t के बेस पे होता है, तो भी टी के बेस पे ये होता है। तो आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध के बेस पे जब देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में होता है कि माना कि दोलन करते किसी वस्तु दोलन काल टी तथा आवृत्ति न्यू है, अतः आवर्तकाल की परिभाषा के बेस पे जब इस चीज को देखते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग में होता है। तो इसके बाद वाले कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।